हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है हमारे बॉडी में, ये पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बच्चे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप देख लो ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो टाइम पर मिल जाए। ओके बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन देखो, डाइजेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ईसोफेगस से फूड होकर के हमारे वेस्ट एक्सक्रीशन कैसे हो जाता है ना। ये सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इसमें स्टमक का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, विलाई इसमें कैसे यूज़फुल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टमक। जब बच्चे माउथ से आया हुआ फूड पहले कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। तो फिर क्या होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या बनते हैं? पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम, ये भूलना नहीं है आपको, वो निकलते हैं। यहाँ भी दिया फूड बिकम एसिडिक, एसिड हेल्प एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो कुछ भी हम प्रोटीन खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जब पेप्सिन नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है तो वो किसको डाइजेस्ट करने की किसको डाइजेस्ट करता है? वो करता है प्रोटीन को। ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सम टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेप्सिन दे दिया है ना, लाइपेज दे दिया, ट्रिप्सिन दे दिया, एमाइलेज दे दिया और पूछ देगा कि इसमें प्रोटीन को कौन से एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टमक के अंदर। तो आप क्या बताओगे? पेप्सिन। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एचसीएल का काम क्या होता है? एचसीएल क्या करता है? जर्म्स को मारता है और पेप्सिन को काम करने के लिए लायक बनाता है। जब जर्म्स को मारेगा एचसीएल, फूड हमारा क्या होता है? स्टमक में रहता है, तो जर्म्स लग सकते हैं। उस जर्म्स को मारने के लिए एचसीएल रिलीज होता है और साथ ही साथ पेप्सिन को काम करने के लायक बनाता है। पेप्सिन केवल प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, ये बात आपको याद रखना है। कहीं आपको अगर लिखना है तो बुक में ही लिख लो, पेप्सिन इक्वल टू प्रोटीन। ये शॉर्ट फॉर्म लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विथ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है, लेंथ वेरियस विथ डाइट। अब देखो क्या कह रहा है, ये डाइजेशन का मेन प्लेस होता है, समझो इस चीज़ को। फिर यहाँ 3 ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन को पूरा करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 डाइजेशन मिलके इस चीज़ को पूरा करते हैं। और कौन कौन से डाइजेशन पूरा करेंगे? एक आपका लीवर हो गया, बाइल एक्शन, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस। ये 4 चीज़ें मिलकर के आपको क्या करती हैं? पैंक्रियाज और देखो, बाइल एक्शन क्या है? ये ऑर्गन नहीं है, लेकिन लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल जूस मतलब कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इस चीज़ को याद रखो। ये 3 ऑर्गन मिलके आपको क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है? आपको पता होना चाहिए, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है क्या? बाइल जूस। अब बाइल एक्ट ऑन फैट, और बाइल जूस जब सिक्रीट करता है तो ये किस चीज़ को पचाने में मदद करता है? फैट। जो हम फैट खाते हैं ना, उसको पचाने में बाइल जूस मदद करता है, ठीक है। बाइल फैट को क्या करेगा? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है ताकि एंजाइम आसानी से उसको डाइजेस्ट करे ना। छोटे छोटे यानी कि ब्रेक डाउन करता है खाने को, और ताकि क्या कर सकता है? एंजाइम्स उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। फिर बाइल खुद, लेकिन एक याद रखना, बाइल खुद कोई एंजाइम्स नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि बाइल कोई एंजाइम्स है। बाइल एक जूस होता है, इट्स नॉट अ एंजाइम, ठीक है। ये बस क्या करेगा कि फैट जो होते हैं बच्चे, उसको ये डाइजेस्ट करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करता है ताकि एंजाइम्स डाइजेस्ट करें, ठीक है। बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं करता, बाइल जूस हेल्प करता है फॉर ब्रेक डाउन फैट, ठीक है। एंजाइम्स ही डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं। बाइल एक्शन, ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, बताया मैंने, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। पैंक्रियाज कैसे मदद करता है बच्चे? पैंक्रियाज जूस बनाता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये भी आपको भूलना नहीं है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज फैट के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। पैंक्रियाज जूस बनाते हैं, इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या बनाती है? इंटेस्टाइनल जूस बनाती है। ये डाइजेशन को पूरा करता है, ठीक है। ग्लैंड्स इन द वॉल सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। एंजाइम्स कन्वर्ट फूड इनटू एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ये तो बता दें कि एंजाइम्स
फूड को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एमिनो एसिड में, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल, लेकिन किसको करता है, तो ये याद रखना है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, विलाई की बात करेंगे। विलाई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो कैसा दिख रहा है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है। इनका काम डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करना होता है। इनर लाइनिंग हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, बता दिया। विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, रीच ब्लड वेसल्स कैरी अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन टू ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इनका काम डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब करना है। जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विलाई करता है। आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि जो हम फूड खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो एब्जॉर्ब करने का काम ब्लड में कौन करता है, क्या बताओगे, विलाई, ठीक है। विलाई की वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत तेज और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, रिमेनिंग मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड वेस्ट, वेस्ट इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड रिमूव थ्रू एनस, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ वाटर और कुछ सॉल्ट, देखो पूरा कंप्लीट डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो इंटेस्टाइन में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ वाटर और सॉल्टेड वाटर होते हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सॉलिड वेस्ट में बन जाता है। अब जो फूड एब्जॉर्ब होना था, डाइजेस्ट होना था, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जब जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता है वो कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एक सॉलिड क्या बन जाता है, फीसेस, हाँ, मल के रूप में बन जाता है। फिर वहाँ से वो वेस्ट इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड रिमूव थ्रू एनस, फिर वो जो वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में, और एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। वेस्ट एग्जिट ऑफ वेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। अब देखो ये क्या है, एनल स्फिंक्टर क्या है, जो एनस होता है उसके पास क्या होती है, मसल्स होती हैं, एनस के चारों तरफ, है ना, मसल्स होती हैं, मसल्स को ही हम क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। यही मेक श्योर करता है कि कब क्या होगा, फीसेस यानी मल बाहर निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दिया है आपका डेंटल कैरिज, टूथ डिके कैसे होता है ना। टूथ सरफेस, ये देखो टूथ का सरफेस हुआ, इसमें बैक्टीरिया लग गए, इसीलिए कहा जाता है कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। तो जब नहीं करते हैं तो हम क्या है, मीठा भी हमें पसंद है तो मीठा खाते हैं, फिर बैक्टीरिया शुगर पर चढ़ते हैं। जब मीठा खाएंगे दांत में लगा रहेगा, ब्रश किया नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया लगते हैं। जब बैक्टीरिया लगते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और एसिड दांत की इनेमल यानी कि जो ऊपरी सरफेस होती है उसको हम ये क्या कहते हैं, तीत का इनेमल कहते हैं। तो इसी इनेमल पे वो क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। नुकसान पहुँचाने के बाद वो क्या करते हैं, इनेमल को सॉफ्ट बना देते हैं और आप देखोगे ऐसा पीला पीला हो जाता है। पीला पीला हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पे कैविटी बन जाती है, ठीक है, धीरे धीरे कैविटी बन जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे दांत खत्म हो जाता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ व्हेन प्लेक कवर्स, इसको प्लेक कहते हैं। जब आप देखोगे दांत के पास में पीला पीला कुछ बन जाता है उसको हम प्लेक कहते हैं। अब वहाँ पे सलाइवा उस टूथ पे नहीं पहुँच पाता क्योंकि ऊपर क्या जम जाता है, प्लेक। ब्रशिंग आफ्टर ईटिंग रिमूव्स प्लेक बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस, इसीलिए कहा जाता है कि रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रश करके सोते हो तो प्लेक नहीं जम पाता। जैसे बैक्टीरिया लगने से पहले ही बैक्टीरिया क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बैक्टीरिया लग जाएगा तो ऑब्वियसली एसिड तो वो बनाएगा ही बनाएगा। अनट्रीटेड डिके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर पल्प, इन्फेक्शन, पेन और स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है पहले समझो। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाती है। क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़कर क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी बनाती है। क्लियर, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को क्या बनाएगी, एनर्जी। सिंपल फार्मूला क्या होता है अगर हम लिखें ग्लूकोज रेस्पिरेशन का, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2
प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए करना है तो। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, CO2। क्लियर है ये बात। तो क्या कहने का मतलब, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका कुछ ये एक एक्टिविटी दिया है, लाइम वाटर एक्टिविटी। इसमें इसको मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। इसका क्या प्रूफ करना है कि एक्सहेल्ड एयर में जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 ज़्यादा होती है। यही इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में बताना है कि जो हम छोड़ते हैं सांस उसमें क्या होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लो, लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें स्ट्रॉ में अपनी एक्सहेल्ड एयर पास करो। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, आपने लाइम वाटर लिया, उसको क्या करना है, ब्लो करते हैं ना हम, उस तरह से आपको स्ट्रॉ से उसमें ब्लो करना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में सिरिंज से नॉर्मल एयर पास करना है, और एक जो टेस्ट ट्यूब लोगे उसमें क्या होना है, सिरिंज से नॉर्मल एयर पास करना है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। देखो, दो टेस्ट ट्यूब लिया, दो टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर डाल दिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको स्ट्रॉ से अपना एक्सहेल करना है एयर अपने मुंह से, दूसरे वाले में आपको अपने किससे, सिरिंज से प्रेस करना है एयर। अब आपको चेक करना है कि किसमें CO2 ज़्यादा है। फिर आपने क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे कि एक्सहेल्ड एयर वाली टेस्ट ट्यूब का लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल एयर वाली टेस्ट ट्यूब देर से मिल्की होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सहेल्ड एयर में CO2 ज़्यादा होती है। तो कंक्लूजन क्या होगा, हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि CO2 ज़्यादा होती है। क्लियर है ये बात। देखो, ये वाला करके इसने भी दिखा भी दिया है किस तरह से करना है। ठीक है, अब आगे एक दिया है एक्टिविटी 5.5 आपकी बुक में। इसमें क्या करना है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड सम ईस्ट टू इट। अब देखो, यहाँ ईस्ट से एक्सपेरिमेंट करना है, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ करना है कि फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन जो होता है उसमें, उसके दौरान, फर्मेंटेशन के दौरान CO2 बनती है। ठीक है, यही आपको इसमें क्लियर करना है। फर्मेंटेशन आपको पता है, जो आप डोसा वगैरह घर में खाते हो तो मम्मा से पूछना कि वो क्या करते हैं कि उसका बाटर बना के ऑलरेडी रख देते हैं, फिर उसके बाद वो फूल के ऊपर आ जाता है, तो उसमें क्या बच्चे, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, उसमें इसको प्रूफ करना है कि उसमें CO2 ज़्यादा होती है। कैसे, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू इट, टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल्ड कॉक। अब इसमें जो फर्मेंटेशन कराना है वो तो नेचुरल प्रोसेस था, इसमें क्या करना है, एक ईस्ट आता है, ड्राई ईस्ट। अगर हमें जल्दी इंस्टेंट कोई चीज़ बनानी होती तो हम ड्राई ईस्ट का यूज़ कर देते हैं। तो वो जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में ज़्यादातर हम ड्राई ईस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रेड फिर फूलता है। तो यहाँ पर हम ड्राई ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन में ईस्ट मिलाना है, ट्यूब को लाइम वाटर से कनेक्ट करना है ना, ये दिया है, ट्यूब को लाइम वाटर से कनेक्ट करना है। फिर क्या हो रहा है, फिट द कॉर्क विद बेंड ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the product of fermentation? ठीक है, अब पहले दूसरी बात क्या कह दिया, अब ट्यूब को लाइम वाटर से आपने कनेक्ट किया, फिर कुछ देर बाद लाइम वाटर क्या होगा बच्चे, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे ये क्या पता चलेगा कि ईस्ट शुगर को तोड़ता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट किसको तोड़ता है, शुगर को। लाइम वाटर है ना, फ्रूट जूस और इस सब में क्या होता है, शुगर होता है। जब हमने ईस्ट डाला तो क्या हुआ, उसने शुगर को तोड़ दिया और फिर क्या हुआ, CO2 रिलीज हुआ। ये बात समझ आ गई, ये था क्लियर। अब देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, फूड मटेरियल्स टेकन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन आर यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। जो हम फूड मटेरियल्स खाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूट्रिशन के दौरान उसमें क्या होता है, हमें सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्यों, न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है, उस न्यूट्रिशन का यूज़ क्या कैसे कैसे होता है ना। फर्स्ट की बात करेंगे तो ग्लूकोज 6C, ठीक है, ग्लूकोज का कार्बन 6 की बात करेंगे। जो हम फूड खाते हैं, जो फूड खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है ना। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, ग्लाइकोलाइसिस।
इन साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है समझ लीजिए। देखो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। कैसे? ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, ठीक है। जब ये साइटोप्लाज्म में होता है तो फिर क्या होता है, वहाँ ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? ये 6 कार्बन वाला टूटता है 3 कार्बन वाले पायरुवेट में। ये पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसमें टूटता है तो ये क्या बनता है बच्चे? इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिल जाता है इस पायरुवेट को तो इसको बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन होता है विथ ऑक्सीजन के साथ। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, जो किस में होता है? ईस्ट और सम बैक्टीरिया में, तो फिर क्या होता है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो फर्मेंटेशन हो जाता है। ये चीज़ एकदम क्लियर है। जैसे कि अब आपको इसको ऐसे समझो कि किसी भी ग्लूकोज को जब हम लेते हैं, हम खाते हैं, तो उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है और वो टूटता है 3 कार्बन में, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है उसको हम एरोबिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बन जाएगा। लेकिन जब ये ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया में चला जाता है विदाउट ऑक्सीजन में, तो एनएरोबिक रिएक्शन होता है उनके अंदर, है ना। तो क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी, तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसको इधर बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। और जब ये ईस्ट और सम बैक्टीरिया में होगा तो क्या बनेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब देखेंगे कि ग्लूकोज अलग अलग पाथवे से कैसे ब्रेक डाउन होता है। थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज़न लगता है, लेकिन इसको एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने देखा, आप देखो ग्लूकोज क्या है। हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो डाइजेशन के बाद उसमें क्या होता है? ग्लूकोज मिलता है, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज बॉडी में फ्यूल का काम करता है, एनर्जी का रिसोर्सेज होता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी का सोर्सेज। अब देखो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हमने खाया तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनता है, ठीक है। अब क्या होगा? ये बना, फिर इस प्रोसेस में थोड़ी एनर्जी भी बनेगी, है ना। ग्लाइकोलाइसिस होगा तो थोड़ी एनर्जी बनेगी। अब ईस्ट में क्या होगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता, तो इनका कैसा होगा? एनएरोबिक रिएक्शन होता है, एनएरोबिक आपका रेस्पिरेशन। तो उनमें क्या बनेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स। अब कुछ क्या होता है कि मसल सेल्स में, है ना, जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल पाता है ना। कुछ एक्सरसाइज किया, दौड़ रहे हैं तो मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा, ठीक है। इसी वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प होता है। याद रखना, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमें मसल्स में क्रैम्प होता है, ठीक है। और ये कब होगा? जब हम दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते तो दर्द होता है ना। अब कुछ भी कर रहे होते तो अरे दर्द होने लगा, इसी वजह से, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जब ये पायरुवेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस एटीपी। क्या कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो इमिडिएटली सिंथेसिस हो जाती है एटीपी में, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। देखो अभी आपके माइंड में आएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी को रिलीज करना, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस, है ना, डीएनए सिंथेसिस और सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो सेल के अंदर हो रही है और उससे क्या हो रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मैंने अभी जस्ट बताया कि ग्लूकोज टूटता है,
है ना, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिलीज प्रोसेस क्या है आपका एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है जहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको कहीं नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ बच्चे, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ओटीपी, अब देखेंगे एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म है, पता ही है आपको। आगे चलेंगे, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, है ना। सेल में जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, एटीपी ही तो एनर्जी है जो क्या करती है, स्टोर करती है और बाकी एक्टिविटी के लिए सेल उसका यूज करती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसको भी अच्छे से आप समझना, देखो इसको समझो, ये क्या है, जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ग्लूकोज टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, ये बात आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो पहले सेल के पास एडीपी फॉर्म में होती है, क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, होती है। फिर जब रेस्पिरेशन होगा एनर्जी मिलेगी तो उसके साथ P1 यानी एक फास्फेट और जुड़ जाता है, यानी कि एडीपी रहती है सेल के पास, जब एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन होता है, एक एनर्जी मिल जाती है तो एक फास्फेट और जुड़ जाता है। जब एक फास्फेट और जुड़ा यानी कि एटीपी के पास हो गए 2 फास्फेट और प्लस एक फास्फेट और मिल गया तो क्या बन जाता है, एटीपी। तो एटीपी के पास कितने होते हैं, 3 फास्फेट होते हैं, ठीक है, और एडीपी के पास 2 फास्फेट। अगर 2 ही फास्फेट होता तो एडीपी के फॉर्म में ही रहता एनर्जी, लेकिन एनर्जी जब रेस्पिरेशन से उसको मिल जाती है तो एक फास्फेट और मिल जाता है तो क्या बन जाता है, एटीपी। अब इसी एटीपी का यूज सेल्स किस किस चीजों में करती है, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटी में क्या करती है, इस फास्फेट का यूज करती है, ठीक है। अब देखो इस लाइन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो समझना, पहले सेल के पास, अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, पहले सेल के पास एडीपी रहती है, एडीपी के फॉर्म में एनर्जी रहती है, फिर होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिली, ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लेना। जब एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में तो एडीपी के पास ऑलरेडी 2 फास्फेट तो होता है, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। अब इसको एक फास्फेट और मिल गई रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हुई, तो ये किस में बदल गई, एटीपी। अब एटीपी के पास क्या होता है, 1 फास्फेट, 2 फास्फेट, 3 फास्फेट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 फास्फेट होता है, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेलुलर एक्टिविटी वगैरह हम करते हैं तो हमने बताया ना कि एटीपी के फॉर्म में जो स्टोर होती है एनर्जी, फिर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमें मिलती रहती है सेलुलर एक्टिविटी से। तो अब क्या कह रहा है कि जो लास्ट फास्फेट होता है ये टूट जाता है जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये किसके मदद से होता है, वाटर की मदद से टूटता है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये किसकी मदद से टूटता है, H2 यानी वाटर की मदद से। अब इस लास्ट को ही क्या कह रहा है, टर्मिनल फास्फेट, इसी को कहते हैं टर्मिनल फास्फेट। क्यों, क्योंकि लास्ट में है और यही टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल फास्फेट। तो जब ये टर्मिनल फास्फेट टूटता है हमें एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, तो वो कितनी एनर्जी मिलती है, 13.5 kg/mol, ठीक है, ये मिलती है, मतलब कि मॉलिक्यूलर एनर्जी। ये बात आपको समझ में आई थिंक अब अच्छे से आ गई होगी, अब तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे कि टर्मिनल फास्फेट क्या होता है, फटाक से बता दोगे कि एटीपी के का जो लास्ट फास्फेट होता है वो टूटता है, किसके थ्रू टूटता है, H2O के माध्यम से टूटता है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यही टर्मिनल फास्फेट टूट के क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी किस में फॉर्म में होती है, 13.5। क्लियर हो गई बात। अब बच्चे थोड़ा सा वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, फिश में कैसे होता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, डे टाइम नाइट टाइम, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से आपको बताऊं। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ समझ में ऐसा पॉइंट रह गया जो नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं
मैं उस पर आपको एक और अच्छे से वीडियो बना के मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।